हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग बिहार स्पेशल को काफ़ी प्यार दे रहे हैं और घटना चक्र भी शुरुआत हो गई है चैनल पर, उसे भी आप लोग काबिले तारीफ रूप से देख रहे हैं। और साथ ही यूपी के लिए यूपी घटना चक्र की भी शुरुआत चैनल पर हो गई है, वो एक अलग सर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिहार स्पेशल में हम लोगों ने 3 वीडियो कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने बिहार सामान्य परिचय कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में देखना शुरू कर दिया था। तो हम लोग वैदिक काल तक देख चुके थे। तो आज हम वैदिक काल से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज महाजनपद काल देखेंगे। तो ये जो महाजनपद काल है, ये लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास का है। तो प्रारंभ में जो छोटे छोटे कबीले थे वो राजनीति के केंद्र होते थे, लेकिन धीरे धीरे कबीलों का विस्तार जन के रूप में हुआ, उसके बाद जनपद के रूप में हुआ और अंत में जनपद ही महाजनपद के रूप में विस्तार हो गया। तो भारत में कुल जो है वो 16 महाजनपद हैं। इसकी जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में है। यहाँ से भी बीपीएससी के क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र। ठीक है, और ये 16 जो महाजनपद हैं, इसमें मात्र एक दक्षिण भारत में एक महाजनपद है। ठीक है, तो बाकी हम लोग महाजनपद की चर्चा करते हैं। तो बिहार में जो है वो 3 महाजनपद हैं। सबसे पहले इस 16 में से 3 देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं। बज्जी, जिसे लिच्छवी कहते हैं, इसका क्षेत्र वर्तमान के वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र का था। मगध, इसमें पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र था। और अंग भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र का था। तो 3 बिहार में 16 में से 3 महाजनपद थे। तो चलिए अब बाकी हम लोग देखते हैं टोटल महाजनपद के बारे में। सबसे पहले मगध, इसकी राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगिरी। राजगिरी का पुराना नाम गिरिब्रज था। ठीक है, अंग इसकी राजधानी चंपा थी। बज्जी संघ इसकी राजधानी वैशाली थी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर थी। इसका बौद्ध धर्म से क्या संबंध है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये आज की दिल्ली है। पांचाल इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, ये उत्तर प्रदेश की बरेली के आसपास का है। सुरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। चेदी इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन माहिष्मती थी। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी, ये वर्तमान राजस्थान में है, जयपुर में। अस्मक इसकी राजधानी कोटली थी, ये महाराष्ट्र तेलंगाना दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कम्बोज इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के आसपास की थी। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के आसपास थी। तो हम लोग 16 महाजनपद को देख चुके हैं। इसमें से 3 महाजनपद बिहार में था। एक बार आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे, बज्जी या लिच्छवी, मगध और अंग। ठीक है, अब देखिए जनपद बनने का सबसे पहले कबीला बना, उसके बाद जन बना, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बज्जी संघ जो बिहार का था, ये 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, आप लोग इसको बस एक बार देख लीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं डिराइव होता है। इसमें बज्जी, लिच्छवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु, ये सब इसका क्षेत्र था। ठीक है, बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था, ये इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी राजधानी वैशाली थी लिच्छवी की। और वैशाली नगर जो है, इसकी स्थापना राजा विशाल ने की थी। तो वैशाली तो विशाल, ठीक है, इस हिसाब से याद रखेंगे। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंदग्राम के ज्ञात्रिक, ये बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। विश्व के प्रथम गणतंत्र के बारे में जब पूछी जाती है, तो उसमें से 16 महाजनपद में से एक बज्जी संघ जो था, वही विश्व के प्रथम गणतंत्र, और ये अभी वर्तमान में वैशाली में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मगध महाजनपद देखते हैं। मगध महाजनपद जो था वो आर्थिक और भौगोलिक सभी तरीके से सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगिरी थी। और राजगिरी जो है वो 5 पहाड़ी से घिरी हुई है। इसमें रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, विपलाचल है। ठीक है, और मगध का जो विस्तार है वो पटना से गया तक है। और मगध एवं अंग महाजनपद, ये दोनों महाजनपद जो है, उसका जो वर्णन है वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये बिहार के मैप में देख लीजिए। बज्जी संघ या लिच्छवी थी, वो आज के नॉर्थ बिहार की थी। ठीक है, ये बिहार में यहाँ से गंगा रिवर बक्सर के चौसा से एंट्री करती है, और ऊपर आप लोग ये नॉर्थ बिहार है। तो ये बज्जी संघ या लिच्छवी महाजनपद थी। और नीचे जो थी वो पटना गया के साइड मगध महाजनपद, और भागलपुर के साइड अंग महाजनपद। ठीक है, अब अंग महाजनपद लास्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार जो है वो भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था, और इसकी राजधानी चंपा थी।
अंग का जो अंतिम शासक था वो ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, बाद में अंग को मगध में मिला लिया गया, तो मगध पूरा ये एक मगध हो गया अंत में, और ये बज्जी संघ यानी लिच्छवी महाजनपद हो गई। ठीक है, मगध की जो स्थापना है वो बृहद्रथ ने की थी, और इसका पुत्र जो था वो जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध भी किया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो देखिए मगध जो सबसे बड़ा उस वक्त का महाजनपद मगध था। तो मगध, देखिए जब भी मगध, एक तो मगध की राजधानी राजगिरी थी जो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, यहाँ बाह्य आक्रमण नहीं होता था। और मगध जो थी वो नदियों से घिरी हुई थी, गंगा नदी मुक्त था। यहाँ की मृदा बहुत ही उर्वर थी, कृषि की दृष्टि से काफी अनुकूल थी, सिंचाई और यातायात था। और मगध के अंतर्गत जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, वहां से खनिज, वन संसाधन, लकड़ी, ताकतवर हाथी जो युद्ध में इस्तेमाल हो, वो परिपूर्ण था। तो इसलिए मगध का काफी उत्कर्ष हुआ। और बृहद रथ जो था, वंश जो था, वो का अंतिम शासक जो था रिपुंजय था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश ने शासन किया है। तो एक बार आप लोग मेरे साथ देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बुक से देखेंगे। तो मगध से सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश में 3 थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिर उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। ये 412 ईसा पूर्व से 344 थे। इसमें शिशुनाग, कालाशोक और काकवर्ण के 10 पुत्रों ने शासन किया। उसके बाद नंद वंश आता है। तो नंद वंश में महापद्मनंद और घनानंद ने इस पर शासन किया। उसके बाद हम लोग मौर्य काल आ जाते हैं। तो मौर्य काल में फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदरथ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये 3 वंश के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हर्यक वंश देखते हैं। तो हर्यक वंश में 3 शासक हुए। हर्यक वंश का सबसे पहले काल देख लेते हैं, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसमें बिंबिसार सबसे पहले, बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर राज्य किया। बिंबिसार हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उन्होंने 3 विवाह की थी। पहली पत्नी जो थी वो कौशल देवी जो थी, उसके दहेज स्वरूप उसे काशी प्राप्त हुआ था। दूसरी पत्नी चेलना या चेल्हना थी, उससे लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी, तो लिच्छवी गणतंत्र प्राप्त हुआ। और तीसरी पत्नी जो क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी, तो उस पंजाब, अंत में पंजाब भी प्राप्त किया उन्होंने। बिंबिसार ने चंद प्रदोत के उपचार के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। ठीक है, ये चंद प्रदोत जो थे वो अवंती के शासक थे। बिंबिसार की हत्या जो है वो 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। देखिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इसका उपनाम है, क्योंकि इसमें हर एक शासक अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पे बैठा है। तो अब इसका बेटा अजातशत्रु था, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके और हर्यक वंश का शासक बना। इसका वास्तविक नाम जो था वो कुनिक था, और ये जो था वो प्रसेनजित को पराजित करके काशी पर भी अधिकार कर लिया, और प्रसेनजित की पुत्री बजीरा से शादी भी कर ली। और अजातशत्रु जो था वो बज्जी संघ के मल को भी पराजित किया, जबकि बज्जी संघ की जो कौशली देवी थी, ठीक है, उस ये उसी का बेटा था। फिर भी अपने बज्जी संघ पे इन्होंने आक्रमण किया। अजातशत्रु जो था प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अब देखिए आप लोग बौद्ध संगीति के बारे में बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इससे बीपीएससी लगभग हर साल एक क्वेश्चन डिराइव्ड करता है। बाकी हम लोग आगे आपसे डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। अब तीसरा देखते हैं हर्यक वंश में उदयन। तो उदयन जो था ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी में बैठा था। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इसमें हर एक शासक जो है अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा को स्थानांतरित किया। इसने सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी स्थानांतरित किया, और उदयन को ही पाटलिपुत्र का संस्थापक भी माना जाता है। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक जो था वो इस वंश का अंतिम शासक था। आगे ये नोट में दिया हुआ है यहाँ पर। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से। अब दूसरा जो मगध पर इसके बाद जो हर्यक वंश जब समाप्त हुआ,
तो इस पे शिशुनाग वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश का जो काल है वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग जो है वो हर्यक वंश का स्थापना किया था और वैशाली को राजधानी बनाया था इसने। और इसने अवंती के राजा अवंती वर्धन को भी पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया था। और उसके बाद आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शिशुनाग जो था वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया था। 394 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद कालाशोक जो था वो मगध का शासक बना। पुराणों में इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के समय पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चली गई थी। तो एक तो यहाँ फैक्ट ध्यान रखना होगा, शिशुनाग जो था वो पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली ले आई थी। हर्यक वंश में जो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी चल रही थी वो राजगिरी चल रही थी। उदयन उसे पटना लाया। फिर शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने इसे वैशाली ट्रांसफर किया। फिर शिशुनाग वंश के कालाशोक ने इसे पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। और कालाशोक जो था इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताए ही थे, बौद्ध संगीति पढ़ के आप लोगों को रखना है, बाकी हम लोग इसका डिस्कशन बाद में करेंगे समय आने पर। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने लंबे समय तक शासन चलाया और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। ये कालाशोक का पुत्र ही था। इसके बाद मगध के तीसरे वंश नंद वंश के बारे में बात करेंगे। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एकारात अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। महापद्म नंद जो था वो पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्य को पराजित करके उसे मगध साम्राज्य में विस्तार कर लिया था। और 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का जो सर्वाधिक विस्तार था वो महापद्म नंद के काल में हो चुका था। व्याकरण के महान विद्वान जो थे पाणिनि, वो महापद्म नंद के समकालीन थे। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया। तो ये 326 ईसा पूर्व में। ये फैक्ट भी बीपीएससी बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो मगध पर नंद वंश का शासन था और घनानंद शासक था। नंद वंश जो था आर्थिक एवं सैन्य दृष्टि से काफी संपन्न था और इसके डर से, मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना जो था वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और घनानंद जो है अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। ठीक है, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है वो घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश की इस तरह से पतन हो गई। और नंद वंश के बाद ये मगध जो साम्राज्य है उस पर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसमें मौर्य वंश से आगे देखेंगे मगध का। इस तरह से एंशियंट 2 से 3 वीडियो और लगेगी, उसमें खत्म हो जाएगी। और बाकी आप लोग वीडियो देखिए, जो भी सुझाव हो, सजेशन हो, आप लोग जरूर कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट को प्रमुखता से रिप्लाई दिया जाता है और बाकी जो भी डाउट हो वो जरूर कमेंट करें। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।